मिट गए जब मिटने वाले, मिट गए जब मिटने वाले, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद फिर पैगाम आया तो क्या। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, सभी को राम राम। अपन पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के जो सभी टॉपिक है तो उनको अपन एक एक करके और पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपना जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है संज्ञा। आज का जो टॉपिक रहने वाला है अपना, वो टॉपिक कौन सा रहेगा अपना? संज्ञा। संज्ञा। अब सबसे पहले अपन संज्ञा जब पढ़ रहे हैं, टॉपिक लिख दिया अपन ने, संज्ञा टॉपिक डाल दिया, तो अपन संज्ञा की बात करें कि संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा की क्या परिभाषा है, किन किन शब्दों को अपन कौन सी संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, और किस शब्द से किस प्रकार की संज्ञा बनाई जा सकती है। तो उन सब को अपन एक एक करके और धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपन संज्ञा की परिभाषा। जो अपने विद्वान हैं, लेखक हैं, तो उन्होंने जो परिभाषा दी है संज्ञा की, तो वो परिभाषा है परिभाषा। किसकी परिभाषा? संज्ञा की परिभाषा। किसी वस्तु, किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब जो विद्वान लोग हैं उन्होंने यहाँ पे सबका अलग अलग वो रख दिया, यहाँ पे किसी, ठीक है, किसी को छोड़ो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि इतना जो सब कुछ लिखा है, इतना घुमा करके इस प्रकार से जो परिभाषा दी है, तो उस प्रकार की जो परिभाषा है ये किसने दी है? ये जो विद्वान हुए हैं, ये जो लेखक हुए हैं, उन्होंने इस प्रकार की परिभाषा दी है। लेकिन मैं इसका खंडन करते हुए मैं सिर्फ सीधा सबसे सरल शब्दों में समझाता हूं, और सबसे सरल जो परिभाषा निकाली है मैंने, तो मेरी जो परिभाषा है वो रहेगी इसमें नाम को ही संज्ञा कहते हैं। मैंने इन सब का खंडन करते हुए इतनी बड़ी जो इन्होंने लाइन लिखी हुई है, परिभाषा जो इतनी बड़ी दी हुई है संज्ञा की, उसको नहीं मान करके और मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कुछ ही शब्दों में
जो संज्ञा की परिभाषा निकाली है वो परिभाषा है नाम को ही संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी का भी नाम हो। जो अपनी प्रकृति है, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी स्थान हैं, जितने भी सब जो भी चीज़ है, हर कोई जो भी चीज़ है, हर किसी का कोई ना कोई नाम दिया गया है। ऐसी कोई भी वस्तु बता दो मुझे जिसका नाम नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु बता दो जिसका नाम नहीं है। यदि सबका नाम ही दे रखा है, प्रकृति में प्रयुक्त सभी का नाम है, तो फिर अपन इतना क्यों घूमेंगे, अपन डायरेक्ट ही कहेंगे ना कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जो जिसका नाम है उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब संज्ञा की बात कर रहे हैं अपन ने अपनी तरफ से जो परिभाषा है वो निकाल दी। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, याद करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको याद करना है नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जो भी नाम आएगा उसी को क्या कहेंगे, अपन संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अब बात करें इसके प्रकार की। प्रकार तो संज्ञा मूल रूप से तीन प्रकार की होती है। मूल रूप से, अपन मूल की बात कर रहे हैं, यहां पे ध्यान दे लेना। कहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, उसमें कुछ और भी भर दिया जाए बीच में उल्टा सीधा, तो अपन को वहां पे नहीं जाना है। अपन को यहाँ पे मूल रूप से दे रखा है, तो मूल रूप से ही याद करना है कि संज्ञा मूल रूप से कितनी प्रकार की होती है। संज्ञा मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है, नंबर 1 बात करें अपन, तो वो होती है व्यक्ति वाचक संज्ञा। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे होती है जाति वाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 पे अपन आएंगे, वो होती है भाव वाचक संज्ञा। नंबर 3 कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की अपन बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में इधर कोष्टक में लिख दो कि हमेशा एक नाम, हमेशा एक नाम, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए हमेशा एक ही नाम को प्रयोग में लिया जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति का या एक स्थान का या फिर एक देश का, एक द्वीप का, एक महासागर का, एक बार का, किसी भी कोई भी होगा तो वहाँ पे सिर्फ एक का नाम आता है। तो वहाँ पर जैसे एक ही उसका पर्सनल, एक व्यक्ति का, एक वस्तु का, एक स्थान का या फिर एक ही चीज का बोध करवाने वाले जो शब्द हैं वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, जातिवाचक की बात करें हमेशा, तो जातिवाचक
हमेशा बहुवचन, हमेशा जातिवाचक हमेशा किस में रहेगी? बहुवचन में, यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों का बोध करवाएगी, एक से अधिक वस्तुओं का बोध करवाएगी, एक से अधिक स्थानों का बोध करवाएगी, वो किस में आएगी? जातिवाचक में आएगी। ठीक है। और भाववाचक जो हैं, तो भाववाचक की बात करेंगे अपन आगे। ठीक है, एक बार इतना नोट करो आप, उसके बाद में अपन एक एक करके और पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लिया। अब अपन जो पढ़ेंगे इनके एक एक 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं इसके, तो अपन एक एक प्रकारों को धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे अपन नंबर 1, और नंबर 1 पे क्या है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सी हो गई ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अपन देखेंगे कि इसकी पहचान है वो क्या है, किस आधार पे अपन पता लगाएंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, किस आधार पे पता लगा सकते हैं? तो इस संज्ञा में, इस संज्ञा में किसी एक नाम या फिर किसी एक का बोध कराने वाला नाम आता है। किसी एक का बोध कराने वाला नाम आता है। जैसे जैसे अपन ने लिखा यहां पे किसी एक, इस संज्ञा में किसी एक का बोध कराने वाला नाम आता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो काल हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी उदाहरण हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ किसी एक का ही बोध कराता है। वो एक का बोध कराने वाला शब्द है, वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे राम राधा हिमालय जयपुर मुंबई हवा महल
लाल किला, आदि। अब यहां पे देखिए, अब राम है, अपन ने लिखा है राम, तो अपन बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, उन सब में सबका अलग अलग नाम है। अपन ने आवाज़ लगाई राम, खड़ा होना, तो उनमें जो राम है वो ही खड़ा होगा, सारे के सारे बच्चे खड़े नहीं हो सकते। जिसको अपन पुकारेंगे, जिसका अपन नाम लेंगे, वो ही व्यक्ति खड़ा होगा। यानी कि अपन ने एक व्यक्ति को पुकारा है, एक का नाम लिया है, तो वो एक ही खड़ा होगा। राधा, जैसे अपन ने बहुत सारी गर्ल्स बैठी हुई है, लड़कियां बैठी हुई है, उनमें से अपन ने किसी एक को, जिसका नाम राधा है, उसको आवाज़ लगाई बेटा राधा खड़ी होना, तो अपन ने जैसे जिसको आवाज़ लगाई है वो ही खड़ी होगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि राधा को आवाज़ लगाई तो सारी की सारी खड़ी हो जाएगी, सब खड़ी नहीं होगी। अपन ने जिसको आवाज़ लगाई है, जिसको बुलाया है, जिसको पुकारा है, वो ही खड़ी होगी, ठीक है। हिमालय, अपन हिमालय बोलेंगे तो ये तो नहीं है कि हिमालय, बहुत सारे हिमालय हो सकते हैं। हिमालय कितना है? हिमालय एक ही है, और अकेला होने के कारण यहाँ पर हिमालय किस में आएगा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। जयपुर, जयपुर जैसे अपन ने नाम लिया तो जयपुर स्थान का नाम है, और ये जो है जयपुर वो पूरे अपने भारत के अंदर देखें, पूरे विश्व में ही देख लें अपन, तो जयपुर एकमात्र शहर है, कहाँ पे? राजस्थान के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जयपुर नाम का कोई भी शहर नहीं है, ठीक है। मुंबई की अगर बात करें, मुंबई कहाँ है? भारत के अंदर है, ठीक है। सिर्फ एक ही शहर है, ये तो नहीं है कि भारत के अंदर 2 4 5 शहर हो मुंबई नाम के, नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो अपन जैसे मुंबई का नाम लेंगे, अपनी सोच जो है, अपने दिमाग में एक इमेज बनेगी, और वो डायरेक्ट कहाँ जाएगी? मुंबई जो नगरी है उस मुंबई के ऊपर जाएगी, ठीक है। हवा महल, हवा महल का जैसे नाम आएगा तो तुरंत अपनी दृष्टि कहाँ पहुँचेगी? जयपुर में स्थित जो हवा महल है उस हवा महल पर अपनी दृष्टि पहुँचेगी। हवा महल 2 4 5 तो नहीं है ना, नहीं है, एक ही है, और वो भी कहाँ है? जयपुर में स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार से लाल किला, लाल किले की बात करेंगे अपन, तो लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। और ये तो नहीं है कि लाल किला भारत के अंदर 2 4 5 हो, नहीं है, सिर्फ एक ही है लाल किला, और वो कहाँ है? दिल्ली में। तो ये सब एक ही नाम का बोध करवाने वाले शब्द हैं, जो किसके अंतर्गत आएंगे? अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं, उसमें रखे जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अपन जातिवाचक संज्ञा की। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है भाई। अपन ने क्या पढ़ा अभी ऊपर? व्यक्तिवाचक नंबर 1, और नंबर 2 जो है, तो नंबर 2 पे आएगी जातिवाचक संज्ञा। इसकी जो परिभाषा है वो है ऐसे संज्ञा शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति समूह समुदाय आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं,
जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द, संज्ञा के ऐसे शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति, समूह या समुदाय आदि का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक बार आप इसको इतना नोट करो, उसके बाद में देखते हैं इसके जो उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा के, उनको देखेंगे। ठीक है, उतार लिया। अब अपन एक तरफ लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा और दूसरी तरफ लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोनों में अंतर करते हुए, दोनों के जो उदाहरण हैं उनको अलग अलग करते हुए, लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है और अपन किस शब्द को किस संज्ञा में रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ लिखेंगे अपन जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और इस तरफ लिखेंगे अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इधर से अपन ये लाइन खींच दी है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा है, उसको लिखने के बाद में उसमें से कौन कौन सी, मतलब किस प्रकार से अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, तो उन सबको अपन बाहर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें महाद्वीप। महाद्वीप जो है, महाद्वीप किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसके कौन कौन से उदाहरण होंगे? एशिया, अफ्रीका, यूरोप आदि। आदि से मतलब है जितने भी महाद्वीपों के जितने भी नाम हैं, वो सारे के सारे नाम किधर आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जबकि अपन महाद्वीप अगर कहेंगे तो महाद्वीप किस में आएगा? जातिवाचक में। और जो अपन एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इस प्रकार से अपन जो नाम लेंगे वो किस में आ जाएगा? अपना सारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। उसके बाद में है महाद्वीप के बाद में महासागर। महासागर। ठीक है, अब इधर लिख देंगे अपन हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आदि। आदि यानी जितने भी महासागर हैं उनके जो नाम लिखेंगे अपन, तो नाम तो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। और जो अपन ने डायरेक्ट बोल दिया महासागर, तो महासागर एक जाति हो गई। सारे जो महासागर हैं जितने भी, वो सारे किस में आ जाएंगे? महासागर के अंतर्गत आएंगे। अपन ने बोल दिया कि महासागर में जाना है,
पता नहीं कौन से महासागर में जाना है, लेकिन जैसे अपन ने नाम ले दिया तो एक फिक्स हो गया, एक निश्चित हो गया कि हमें उस महासागर में जाना है। ठीक है, तो महासागर जो है वो किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा। उसी प्रकार से द्वीप, द्वीप जो है वो किस में आएगा, जातिवाचक में, लेकिन उनका जैसे नाम लिख देंगे अपन लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार द्वीप आदि। यानी कि जितनी भी द्वीप हैं उन द्वीपों का जब अपन अलग अलग करके नाम लिखेंगे तो वो नाम किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। और जब अपन ने द्वीप बोल दिया डायरेक्ट, तो द्वीप क्या है, सारे जितने भी द्वीप हैं वो इस द्वीप के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे उसको अपन इसमें जातिवाचक में रखते हैं द्वीप को, और उनका अलग अलग जो नाम है वो किस में आता है, अपना व्यक्तिवाचक में। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे देश। देश या राष्ट्र, देश या राष्ट्र। ठीक है, देश या फिर राष्ट्र जो है वो किस में आएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। लेकिन जैसे अपन देशों के नाम लिख देंगे, भारत, अमेरिका, रूस आदि, यानी कि जब अपन ने इनका नाम लिखा अलग अलग करके तो वो किस में आ जाएगा, नाम व्यक्तिवाचक में। और जब अपन ने डायरेक्ट बोला देश, तो इससे कोई फिक्स नहीं पता चल रहा कि अपन किस देश के बारे में बोल रहे हैं, किस राष्ट्र के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक जाति हो गई। ये सभी जो जितने भी देश हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, वो राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। जितने भी देश हैं सारे सब देश के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ये क्या हुई, एक जाति हो गई। और इधर क्या हो गया, इनका व्यक्तिवाचक, यानी कि एक एक का बोध कराने वाले। भाई इनके अलावा कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज़ ऐसी है जिसका एक से अधिक नाम है, या फिर एक से अधिक चीज़ें हैं जिनको अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। एशिया भी एक है, अफ्रीका भी एक है, यूरोप भी एक है, जितने भी द्वीप महासागर है सब एक एक है, जितने भी महाद्वीप हैं सब सारे के सारे एक एक है, जितने भी द्वीप हैं सारे के सारे जो अपने नाम लिखे वो एक एक है। ये नहीं है कि एक ही नाम के दो दो तीन तीन द्वीप हो, नहीं है ना। अब देश की अपन बात करें तो एक नाम के दो दो तीन तीन देश है क्या, नहीं है, एक एक ही है। तो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। अपन बात करें राजधानी, नहीं राज्य, राज्य की बात करें तो राज्य किस में आएगा, जातिवाचक में। लेकिन अगर राज्य के जो नाम हैं उन नामों को अपन लिखें यहाँ पे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि। ठीक है भाई, राज्य जो अपन ने बोला राज्य, तो राज्य क्या हो गया, एक जाति का बोध करवा रहा है, क्योंकि जितने भी सारे राज्य हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य में आते हैं। ठीक है, लेकिन जब अपन ने सबका अलग अलग नाम ले दिया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तो सब अलग अलग हो गए। तो अलग अलग जो नाम लिया अपन ने वो किस में आएंगे, सारे के सारे व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे अपन राजधानी की बात करें, राजधानी जयपुर,
दिल्ली, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, मुंबई आदि। तो जैसे अपन ने राजधानी यहां पे बोला, तो राजधानी किस में आ गई? जातिवाचक में आ गई। लेकिन जैसे अपन ने सारी राजधानी उनका एक एक करके नाम बोल दिया सबका, तो वो सब नाम किस में आ जाएंगे? एक एक करके सारे के सारे व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में जैसे अपन ने जिला, जिला अपन ने बोला, तो जिला किस में जाएगा? अपना जातिवाचक में। लेकिन जैसे अपन ने एक एक करके नाम ले दिया, करौली, भरतपुर, सीकर आदि। जैसे अपन ने जिला बोला, तो जिला में सारी पूरी जाति का बोध हो गया। लेकिन जैसे अपन ने सबका अलग अलग नाम लिखा, करौली, भरतपुर, सीकर आदि, तो ये जो नाम आए हैं वो नाम एक एक वस्तु, एक एक स्थान का बोध करवा रहे हैं। एक एक स्थान का बोध करवाने के कारण, अलग अलग सबका बोध करवाने के कारण सारे नाम किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। एक बार इसको ऐसे कैसे उतारो, जल्दी करो। उतार लिया। ये तो हुए अपने जातिवाचक और भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा जो है उनकी पहचान क्या होती है, उनमें किस प्रकार से कौन से उदाहरण को अपन कहाँ पे रख सकते हैं, तो उस प्रकार से अपन ने सबको एक एक करके दोनों को देख लिया। अब नंबर 3 पे अपन बात करते हैं, और नंबर 3 पे जो आएगा वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है। नंबर 3, और नंबर 3 पे है भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द, इसकी जो पहचान है वो लिखो, वे संज्ञा शब्द जिन्हें या फिर जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनका नाम आते
ही उन्हें महसूस किया जा सकता है। उन्हें महसूस किया जा सकता है। ऐसे संज्ञा शब्द या फिर वे संज्ञा शब्द जिनको हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, यानी कि शब्द जो लिखे हैं शब्दों को तो अपन देख सकते हैं, लेकिन उनके बारे में कि वो किस तरीके का है, जिस प्रकार का है वो, उनका रंग कैसा है, उनका आकार किस प्रकार का है, तो उनको अपन अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन जैसे उनका नाम आता है तो नाम आने पर तुरंत अपन अपने मस्तिष्क के आधार पे उनको अपन अपने मन के आधार पर उनको महसूस कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, ये भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार से अपन उनका पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसके जो उदाहरण हैं, अपन उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में सबसे पहले जो उदाहरण आएंगे वो है, अब इसमें देखेंगे अपन कि जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाना, यानी कि जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द हैं उनमें अपन प्रत्यय जोड़ करके और क्या बनाएंगे, अब भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। सबसे पहले है, इधर है जातिवाचक संज्ञा और इधर अंडरलाइन कर लेना, जातिवाचक के नीचे जातिवाचक लिखेंगे और भाववाचक के नीचे भाववाचक जो शब्द बनेंगे वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ प्रत्यय के नीचे अपन प्रत्यय लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, इतना ध्यान दे लेना। तो यहाँ पे है सबसे पहले बच्चा। बच्चा जो शब्द है वो किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा, क्योंकि सभी जो बच्चे होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, बच्चों की एक जाति होती है, वो सारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रत्यय लगेगा पन, ठीक है, कौन सा प्रत्यय लगेगा, पन, और पन प्रत्यय के योग से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो होगी बचपन, वचपन, क्या होगी, बचपन, ठीक है। बच्चा से क्या होगी, बचपन, यानी कि ये जातिवाचक और ये क्या हो गया, भाववाचक, ठीक है। इसी प्रकार से अगला है बूढ़ा। अगला है बूढ़ा प्लस इसमें प्रत्यय लगेगा आपा, कौन सा प्रत्यय लगेगा, आपा, और शब्द बनेगा जो भाववाचक संज्ञा का, तो वो शब्द होगा बुढ़ापा। शब्द क्या बनेगा, बुढ़ापा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो शब्द होगा वो होगा मित्र। मित्र में प्रत्यय कौन सा लगेगा, ता, और ता प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा मित्रता। कौन सा शब्द बनेगा, मित्रता। इसी प्रकार से अगला जो शब्द है वो होगा शत्रु, ठीक है।
और शत्रु में कौन सा प्रत्यय लगेगा? ता, और ता लगने से यहां पे हो जाएगा शत्रुता। क्या हो जाएगा? शत्रुता। ठीक है, तो इसके जो उदाहरण है, इसी प्रकार से अपन बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं, लेकिन अपन को सिर्फ समझना है कि मूल शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा में आ रहा है जो शब्द, उस शब्द में किस प्रकार से अपन प्रत्यय जोड़ करके और भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। यानी कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, एक बार नोट करो इसको। ठीक है, उतार लिया। अब अपन देखेंगे आगे। ये तो हुआ जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, किस आधार पे अपन जातिवाचक जो संज्ञा शब्द है उनसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो इसका भाग है भाववाचक संज्ञा का ही, तो वो आएगा अपना सर्वनाम से मार्कर। क्या हुआ? सर्वनाम से भाववाचक, एक मिनट, सर्वनाम में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, सेम वही कंडीशन रहेगी। इधर लिखेंगे सर्वनाम, इधर लिखेंगे प्रत्यय, इधर इनसे बनने वाला शब्द। ठीक है, सर्वनाम है, इसमें पहले आएगा वो है अपना। ठीक है, अपना जो शब्द है वो क्या है? सर्वनाम। ठीक है, इसमें लगाएंगे अपन त्वा प्रत्यय और शब्द बनेगा अपनत्व। शब्द क्या बनेगा? अपनत्व। ठीक है, यानी कि जो अपना शब्द है उसमें अपन ने लगाया त्व प्रत्यय और त्व प्रत्यय से शब्द बना है अपनत्व। ठीक है, इसी प्रकार से इसी से अगला जो शब्द बनेगा वो है इधर अपना प्लस इसमें पन, पन प्रत्यय जोड़ दिया और पन प्रत्यय से जो शब्द बनेगा वो है अपनापन। अपनापन। ठीक है, ये दोनों जो है वो किस में आएंगे? भाववाचक में। ये क्या हो गए? प्रत्यय। ये क्या हो गए? सर्वनाम। इसी प्रकार से इसके जो अन्य उदाहरण हैं वो है मम। मम यानी मेरा या मेरी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें लगाया अपन ने
त्व प्रत्यय और शब्द बनेगा ममत्व। शब्द क्या बनेगा? ममत्व। ठीक है। अगला शब्द है, यही रहेगा मम, और मम का जो अर्थ होता है हिंदी में वो यही होता है, सेम। ठीक है। प्रत्यय लगाएंगे ता और शब्द बनेगा ममता। शब्द क्या बनेगा? ममता। ठीक है। इसका जो अगला उदाहरण है वो रहेगा अहम। यानी कि शब्द कैसे आ रहे हैं इसमें? सर्वनाम में संस्कृत वाले। ठीक है। लेकिन उनका हिंदी अर्थ क्या होता है वो भी आपको साथ में लिख रहे हैं। ठीक है। अहम, अहम यानी होता है मैं। ठीक है। प्रत्यय जोड़ेंगे इसमें कार और शब्द बनेगा अहंकार। शब्द क्या बनेगा? अहंकार। ठीक है। इसी प्रकार इसका जो अगला उदाहरण है वो है सर्व। सर्व यानी सभी। ठीक है। और प्रत्यय क्या लगेगा इसमें? स्व। प्रत्यय क्या लगेगा? स्व। और जो शब्द बनेगा वो शब्द होगा सर्वस्व। शब्द क्या बनेगा? सर्वस्व। यानी कि जो सर्वनाम शब्द हैं उनमें किस प्रत्यय को जोड़ करके और किस शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा और उसके आधार पे भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनेगी, वो सब यहाँ पे समझाना था। मेरा मतलब यहाँ पे आपको ये उन उदाहरणों के माध्यम से सिर्फ समझाना है। आप यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको वीडियो को बार बार में आगे पीछे कर करके जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको दोबारा देख करके, दोबारा समझ में नहीं आए तीसरी बार देखो। ये इतनी सरल तरीके से पढ़ाया गया है आपको कि एक ही बार में कोशिश करोगे तो एक ही बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसका जो अगले जो लास्ट भाग है, कुछ भेद बाकी हैं इसके, तो उनको लेकर के मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से इसको पूरा नहीं कर पा रहे, वरना अपन एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।